हेलो डियर सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आप जानते हैं, न्यू सिलेबस के लिए अभी रिसेंट में नया एमटीपी आया है और उसमें कुछ पेपर पैटर्न थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। उससे क्या इनसाइट्स मिल रहा है आपको आने वाले दिसंबर 23 एग्जाम के लिए, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें मैं एससीएम और एसएफएम पेपर का रिव्यू करूंगा to help you understand ki what to be done for your upcoming exam, and it is very important to pay attention to whatever I say because there are some hidden insights which might not have come across to you. पूरा वीडियो देखेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, यही आपकी फीस है। लाइक भी करेंगे वीडियो को, ये आपका दूसरा फीस है। अच्छा, नेक्स्ट आता है बात की पहला चेंज जो देखने को मिल रहा है। अगर हम जून 23 का पेपर देखेंगे ना, तो उसमें सेक्शन ए सेक्शन बी बोल के पेपर आ रहा था। एक एससीएम की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन ए में था आपका 60 मार्क्स का, और ये क्यूटी जो था वो 40 मार्क्स का था। वो सेक्शन बी था। तो सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव पूछे थे 8 क्वेश्चन, और सेक्शन बी में पूछे थे 2 क्वेश्चन, मिला के 10 क्वेश्चन था और 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव था। और उसमें लिखा हुआ था इंस्टीट्यूट की तरफ से कि 1 मार्क करेक्ट आंसर के लिए, 1 मार्क जस्टिफिकेशन के लिए। अब इस बार अगर हम ऑब्जेक्टिव एंगल से खाली देखें तो ऑब्जेक्टिव हो गया है 30 मार्क्स का, यानी 15 क्वेश्चन आएंगे। और बोल रहा है सिर्फ चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफिकेशन नहीं मांग रहा है। ठीक है। दूसरा चीज ये कि सेक्शन ए सेक्शन बी जो अलग अलग किया हुआ था वो मर्ज कर दिया गया है। ऐसा कुछ सेक्शन ए सेक्शन बी नहीं है। हालांकि आपको दिख रहा है सेक्शन ए कंपलसरी, बट वो सेक्शन ए उस जैसा सेक्शन ए नहीं है जो कि लास्ट अटेम्प्ट में था। तो इस बार ये सेक्शन ए मतलब बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और सेक्शन बी मतलब सारा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, और मिक्स कर दिया गया क्यूटी और कॉस्ट के साथ, जैसा कि पुराने सिलेबस में चल रहा था उसी तरीके का सिस्टम ला दिया गया है। तो अब क्या है ना, ऑब्जेक्टिव जो है वो 30 मार्क्स का हो गया। उस तरह से तो लगता है बल्ले बल्ले हो गई, बट बल्ले बल्ले जरूरी नहीं है होगी, बिकॉज देर आर सम बेसिक क्राइटेरियाज टू बी फॉलोड टू एक्चुअली मेक योर ऑब्जेक्टिव्स बल्ले बल्ले फॉर योर एग्जाम। बल्ले बल्ले मतलब हैप्पी मोमेंट्स। तो 15 क्वेश्चन हो गया, 2 मार्क ईच है। अब 2 मार्क ईच है तो हो सकता है साइलेंटली इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट कर रहा हो कि आप जस्टिफिकेशन भी लिखें, क्योंकि 2 मार्क का इतना छुटका छुटका सा क्वेश्चन किस बेसिस पे देगा। तो मेरा ये ऐसे आपके लिए एक अनुरोध है कि भाई साहब, लिखने में कोई बहुत ज़्यादा जोर नहीं आएगा। आप प्लीज़ थोड़ा वर्किंग्स प्रैक्टिकल का दिखा देना वहीं पर क्वेश्चंस के नीचे नीचे, और थ्योरी का अगर हो सके तो 1 लाइन का एक्सप्लेनेशन लिख देना। इससे क्या होगा, इससे आई फील कि कहीं भी एक रिस्क है तो वो हट जाएगा, क्योंकि अभी हम लोगों को क्लैरिटी नहीं है। तो 2 मार्क का पता चला आप सब सही करके और वो 1 1 मार्क बैठा दिए, तो वी कांट रिस्क दैट, क्योंकि पास्ट में ये सिस्टम चलता आया था 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए। तो हम ऐसा सोच रहे हैं, जबकि इंस्टीट्यूट चला के नहीं बोल रहा, पास में लेकिन बोल देता था। फिर भी वर्किंग्स ऐसे भी करोगी तो एकदम रफली नहीं करके यार कॉपी में फेयरली कर देना, बस इतना सा बोल रहे। प्रैक्टिकल का एमसीक्यू आया तो, और थ्योरी का आया तो थोड़ा सा 1 लाइन उसके बारे में वापस से रिपीट करके अपना लॉजिक बता देना कि क्यों आप बोल रहे हो कि ये थ्योरी ये सही है। इन मैं कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा आप आगे फॉलो करो। नेक्स्ट एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि एमसीक्यू को ना बहुत बच्चे लाइटली लेते हैं, और इसलिए एमसीक्यू के भरोसे जाते हैं और फिर एमसीक्यू ही उनको डुबा देता है। बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता है। ठीक है, इंटर एग्जाम में भी ऐसा करते हैं वो लोग, फाइनल में भी ऐसा करते हैं, और वो रियलाइज ही नहीं होता। तो इसका क्या सीखने का चीज़ है कि एमसीक्यू का प्रिपरेशन लगेगा। एमसीक्यू कैन नॉट बी टेकन लाइटली, एमसीक्यू रिक्वायर्स ऑल्सो डेडिकेटेड प्रिपरेशन। अभी करंट में जैसे ये एमटीपी में एमसीक्यूज आए, वो सारे के सारे इंस्टीट्यूट मैट से उठ के आए हैं। और मैं ऐड कर रहा हूँ कि लास्ट ईयर का जो एमटीपी था, पास पेपर था, उसको भी कर लेना जो न्यू सिलेबस के लिए आया है, और करंट एमटीपी को भी आप कर लेना। और एक और ऐड ऑन करूंगा कि जो सेम चैप्टर्स हैं एटलीस्ट उनका ना ओल्ड कोर्स में आपका एक एमसीक्यू बुकलेट होता था, उस एमसीक्यू बुकलेट को भी आप रेफर करके कर लो तो बेहतर है। सेकंड चीज ध्यान रखना ये कि प्रिपरेशन करना है, और इनफैक्ट द डे बिफोर एग्जाम भी उसका रिवीजन करना पड़ेगा, तो एमसीक्यू आप अच्छे से कैचअप कर पाओगे। एमसीक्यू को लाइटली मत लीजिएगा, ये एमसीक्यू मेक और ब्रेक होता है आपका। 30 मार्क्स अगर आप इसमें 28 29 उठा लिया, 25 26 उठा लिए, तो आपका स्ट्रगल ही खत्म हो गया। आने वाला जो 5 क्वेश्चन है उसमें आपको कितना मार्क्स उठाना है, आपको 60 लाना है, तो 60 के लिए योर बर्डन इज रिड्यूस टू 50% इफ यू डू एमसीक्यू प्रॉपरली। तो एमसीक्यू में ना समय देना है आपको, डेडिकेटेड 2 दिन लगा दो, एकदम पूरा एमसीक्यू को चाट जाओ, सारा याद कर लो। थ्योरी है तो याद कर लो, प्रैक्टिकल है तो खुद से सॉल्व करके चेक करो, है ना।
तो ये आपका एक काम है, मतलब आपने अभी तक इसके ऊपर अटेंशन नहीं दिया होगा, ये मेरा अनुमान है, बट अटेंशन दे दो, आपका काम बन जाएगा। और तीसरा चीज़ ये मैंने देखा कि कुछ कुछ एमसीक्यूज है ना, हद से ज़्यादा समय लेते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि 2 मार्क का पूछा कि यार 10 मार्क का पूछा, ऐसा मन में अंदर में आने लगता है। बट क्या, हैव पेशेंस एंड ट्राई टू सॉल्व इट पेशेंटली। और कभी कभी वो ज़्यादा समय ले रहा है अगर बहुत अत्यधिक, तो उसको स्किप करके आप आगे जा सकते हो, कि लॉस इज ऑफ जस्ट 2 मार्क्स। बाद में देखेंगे, लास्ट में अगर क्लिक कर गया तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ जाना है, उसको लेके जकड़े नहीं रहना है, नहीं तो बहुत समय खा जाता है। जो कि ऐसा यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस में होता हुआ देखा जाएगा। ठीक है, तो ये रहा एमसीक्यू का इनसाइट्स। और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को लेकर अब मैं आपसे बात करूंगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में क्या है ना, अभी देखो एमटीपी में तो कई बार होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना इंस्टीट्यूट अपने इंस्टीट्यूट मैथ से ही छाप देता है। लास्ट टाइम पे ऐसे ही हुआ था। बट एग्जाम में जाते हैं ना तो कई सारा क्वेश्चंस बाहर से आ जाता है, जो कि कोई दूसरे एग्जाम का होता है ऐसा, या फिर कोई और एग्जाम से उठा के वो लोग पूछ लेते हैं। तो आप बाहर के कितने एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो संभव ही नहीं है ना। तो उस समय क्या है, पेशेंस रखकर बस जो जो अच्छे से क्लिक कर रहा है उस चीज को ही हम लोगों को करना पड़ता है ना। आप ऐसा क्वेश्चन में पहले नहीं घुस जाएंगे जो आपको देख के लगता है कि हाँ चलो इसको ट्राई करते हैं, ऐसा नहीं। पहले बैठ के ना फोकस करके क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या क्या आपको अच्छे से आता है, क्या क्या अच्छे से आपको नहीं आता है। इसके ऊपर अभी हमारा एक इंटरव्यू हुआ था सीएमए फाइनल AR1 पीयूष गुप्ता के साथ, आप उसको पूरा ध्यान से सुनिएगा तो और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगा। और अभी जैसे ये भी कई बार देखा गया है कि इंस्टीट्यूट जो एमटीपी में क्वेश्चन नंबर सेट करता है किसी चैप्टर का, तो उसी चैप्टर का क्वेश्चन उसी क्वेश्चन नंबर में आता है। तो ऐसा अगर होगा तो फर्स्ट क्वेश्चन मुझे दिख रहा है 14 मार्क्स का, ध्यान देना, फर्स्ट क्वेश्चन मुझे दिखा पूरा 14 मार्क्स का। अब आपका आने वाला एग्जाम में भी फर्स्ट क्वेश्चन 14 मार्क का होगा कि नहीं होगा ये मैं नहीं जानता, बट ऐसा दिख रहा है अभी। और ये रेलिवेंट कॉस्टिंग से पूछा है, हालांकि सेम क्वेश्चन आपके मैथ में दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे तो ट्रांसफर प्राइसिंग का दिया हुआ है, और उसके साथ जुड़ा हुआ एक छोटा सा सीवीपी एनालिसिस का ब्रेक इवन विद प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन। फिर 4A दिख रहा है थ्रूपुट अकाउंटिंग या थ्योरी ऑफ कॉन्स्टेंट्स का, टीओसी का क्वेश्चन है ना। और फिर 4B है आपका लीन अकाउंटिंग का थ्योरी क्वेश्चन, एक तो बस छोटा सा थ्योरी पूछा, तो थ्योरी को लेकर बहुत ज़्यादा नहीं है। बट अगेन देखो 7 मार्क का, अगर आप ये नहीं पढ़ोगे प्रिंसिपल प्रैक्टिस एंड टूल्स ऑफ लीन अकाउंटिंग, ऐसे थ्योरी चैप्टर्स जितना भी आपको पढ़ाया गया वो सब नहीं पढ़ोगे, तो ये क्वेश्चन एकदम अपॉर्चुनिटी लग रहा है, बट उसके साथ 7 मार्क का फिर थ्योरी आ गया तो पूरा जीरो हो जाएगा, है ना। फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का तो ये इंटर वाला ही क्वेश्चन वापस से पूछ लिया है। मटेरियल वेरिएंस का रिकॉन्सिलेशन वाला क्वेश्चन का फेवरेट है। मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग देखो पूरा 14 मार्क का है, रेलिवेंट कॉस्टिंग पूरा 14 मार्क का है। ठीक है, आप देख रहे चीज़। लीनियर प्रोग्रामिंग का फिर आ गया 6A लीनियर प्रोग्रामिंग का है, 6B सिमुलेशन का है, 7A जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का है, 7B लर्निंग कर्व का है। तो ये क्यूटी सेक्शन का पूरा 2 क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को। और गेम थ्योरी का एक क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन आपका फोरकास्टिंग का है। तो 3 क्वेश्चन पूरा क्यूटी का आउट ऑफ, जैसे अगर आप इनसाइट्स लेना चाहते हैं तो 7 क्वेश्चन में से 5 करना है। बट मेरे को क्या पैटर्न दिखा, 3 क्वेश्चंस क्यूटी सेक्शन से आ रहे हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चंस क्यूटी सेक्शन से आ रहे हैं, तो दिस इज बेसिकली 14 × 3 क्वेश्चन, 42 मार्क्स का पेपर यहाँ से सेट कर दिया इंस्टीट्यूट ने। और फिर जो बाकी जो 4 क्वेश्चन है वो कॉस्ट सेक्शन के हैं। ठीक है, और ये कॉस्ट सेक्शन में भी क्या दिखा मेरे को, एक क्वेश्चन पूरा डिसीजन मेकिंग का दिखा, फुल क्वेश्चन पूरा 1 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का दिखा मेरे को 1 फुल क्वेश्चन। अब ये पैटर्न फॉलो होगा कि नहीं आई डोंट नो, बट स्टिल माय जॉब इज टू मेक यू अवेयर। और रिमेनिंग जो 2 क्वेश्चन है उसमें आपका मिक्स किया हुआ है, जैसा कि आपने देखा क्वेश्चंस थोड़ा सा मिक्स किया हुआ है, जैसे ट्रांसफर प्राइसिंग और ब्रेक इवन मिला दिया, टीओसी और लीन मिला दिया, और यहाँ पर 3 क्वेश्चन अपना यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो वो कई बार होता है कि कुछ कुछ क्वेश्चन का ना चैप्टर फिक्स्ड होता है, तो ये अपने पास फिक्स होगा कि नहीं आई डोंट नो। अदर चैप्टर से 2 क्वेश्चन आ गया। तो अगर आप जैसे ये समझें तो इससे समझ में आता है कि डिसीजन मेकिंग में मैं अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लूँ, सारा क्वेश्चंस को 2-3 बार बना लूँ, तो एक क्वेश्चन यहीं से हो जाएगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को अच्छे से किया हूँ तो एक क्वेश्चन यहीं से हो जाएगा। अदर चैप्टर्स का वजन 2 ही क्वेश्चन का, उसमें कभी थ्योरी प्रैक्टिकल छोटा मोटा बड़ा क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। क्यूटी में यदि आप देखेंगे, क्यूटी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका लीनियर प्रोग्रामिंग हर बार ही आता है, सिमुलेशन हर बार ही आता है, प्राय ये देखा गया है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हर बार ही आता है, उसका कुछ ना कुछ क्वेश्चन हर बार आता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन हम लोगों को दिखा, लर्निंग कर्व का क्वेश्चन एक हम लोगों को दिखा है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ पूछा है, बट ये हर बार आता है ऐसा वाला चीज़ नहीं है, है ना।
और तीसरा, ये अभी जो नया नया चैप्टर्स अभी न्यू सिलेबस में ऐड हुआ है, जैसे कि गेम थ्योरी और ये फोरकास्टिंग, उससे जो भी नया चैप्टर्स है उससे कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये न्यू चैप्टर्स है, ये सब तो पुराने सिलेबस से चले आ रहे हैं, तो वो सबसे एक क्वेश्चन मिलेगा। तो आप अभी ये पैटर्न देख रहे हो। अब ये चीज़ फिक्स रहेगा कि नहीं, आई डोंट नो, हो सकता है असाइनमेंट ट्रांसपोर्टेशन कहीं ना कहीं घुसना तो चाहिए। ये फिक्स्ड रहेगा कि नहीं, आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता कि फिक्स रहेगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि फिक्स रहेगा। ठीक है, क्योंकि असाइनमेंट ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत मेजर चैप्टर है जो कि बहुत बार एग्जाम में आते ही हैं, तो उसके बारे में कुछ भी यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम में नहीं आएगा। तो इसमें कई बार शफलिंग एक्सपेक्टेड है। और इधर में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और डिसीजन मेकिंग का एक एक क्वेश्चन मेरे को मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसा मेरे को ऐसा लग रहा है। और ट्रांसफर प्राइसिंग का एक क्वेश्चन पक्का मिलता ही मिलता है। ट्रांसफर प्राइसिंग का भी एक क्वेश्चन, मतलब जो हाफ क्वेश्चन आना है वो मिलता ही मिलता है, ये हर बार आता है। तो ट्रांसफर प्राइसिंग का हाफ क्वेश्चन इसमें मिलेगा मिलेगा। बाकी सब जो है वो आएगा कि नहीं आएगा मालूम नहीं। मतलब ये मेरे को लगता है श्योर है, ये श्योर है। कौन सा आएगा ये नहीं पता, इस चैप्टर से आएगा जरूर है। ट्रांसफर प्राइसिंग का हाफ क्वेश्चन श्योर है। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मुझे लगता है श्योर है। ठीक है, ये न्यू सब चैप्टर्स जो है ना, न्यू चैप्टर्स जो भी रिसेंट में ऐड हुए हैं, गेम थ्योरी, फोरकास्टिंग, मैक्सिमा मिनिमा, उसका आपको समझ लेना है वन क्वेश्चन श्योर है। वन क्वेश्चन इसका श्योर लग रहा है। तो दिस इज हाउ यू कैन लिटिल बिट स्ट्रेटेजाइज योर प्रिपरेशन। लीनियर प्रोग्रामिंग हर बार आता है, तो ये श्योर है। अब सिमुलेशन और लर्निंग कर्व शायद ये लोग असाइनमेंट ट्रांसपोर्टेशन के साथ प्ले कर सकते हैं, तो ये आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं। अभी जो मॉक टेस्ट पेपर में क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे इंस्टीट्यूट मैट से ही उठा के दिए गए हैं, बहुत कम ही बाहर से कुछ है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि इंस्टीट्यूट मैट से ही सारा एग्जाम आएगा। ये बच्चों का मन में एक परसेप्शन बैठ जाता है, तो नया क्वेश्चन देख के ना वो घबरा से जाते हैं और अटेम्प्ट ही नहीं करते। तो मैं ये नहीं चाहता आपके साथ ऐसा हो। आई रियली वॉन्ट यू कि पहले एग्ज़ाम में ना ये माइंड में एक्सपेक्टेशन ही मत रखो कि सिर्फ इंस्ट्रूमेंट से आएगा। दूसरा चीज़ है कि आप ये मान लो कि कुछ अलग आएगा तो आपको अटेम्प्ट करना है। तीसरा चीज़ है कि वो नया चीज़ को पहले नहीं करना है, वो नया चीज़ को बाद में करना है। चाहे कितना ही ख़राब पेपर आ जाए, चाहे कितना ही आउट ऑफ स्कोप पेपर आ जाए, एग्ज़ाम आपको हमेशा 50 नंबर उठाने का स्कोप देगा ही देगा। ये गारंटी आपको लिख के दे देता हूँ, 50 नंबर उठाने का स्कोप देगा ही देगा। तो इस चीज़ का बस मेरा विश्वास रखना और एग्ज़ाम पे विश्वास रखना, और आप अपना पढ़ाई को प्रोसीड करना। तो ये था एस की बातें। इसके लिए मैंने ना एस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे यहाँ पे सॉल्व कर दिए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म यूज्ड इन वैल्यू एनालिसिस, आंसर इज एसएल वैल्यू, डीएमआई डेवी इज अ मेथोडोलॉजी यूजिंग सिक्स सिग्मा। अब इसका जो मैं बोल रहा था कि एक मार्क का थ्योरी लिखना है, तो एक्सप्लेनेशन अगर आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, मतलब बहुत इंटेलिजेंटली लिखा जा सकता है। जैसे आप ऐसे बोल सकते हो, जैसे आपको पता है वैल्यू एनालिसिस में ये नहीं आएगा तो आप क्या लिखोगे इंटेलिजेंटली, वैल्यू एनालिसिस इंक्लूड्स यूज वैल्यू, एस्टीम वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू। फिर डीएमए डेवी इज अ मेथोडोलॉजी एसोसिएटेड विद सिक्स सिग्मा, तो सिक्स सिग्मा इज अ मेथोडोलॉजी दैट इंक्लूड्स डीएमए डेवी एंड डीएमए आईसी। तो ये आपको अगर याद है तो आप लिख सकते हो। प्रैक्टिकल है तो आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा इसका आंसर। तो इसका वर्किंग आप रफली करते हो, क्वेश्चन पेपर में करते हो, बट आप इसको फेयरली करना, बस मेरा ये रिक्वेस्ट है। ये वाला जो प्रैक्टिकल है इसका सॉल्व मैंने कर दिया, आप यहाँ से पढ़ ले सकते हो। ये पेपर मैं अपने टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, आप उसको देख लेना। तो ये यहाँ पर जो आंसर आया है वो मैंने सॉल्व किया। तो आपको एग्जाम में प्रॉपरली सॉल्व करना है जिससे कि उसको चेक करके मार्क्स दे दिया जाए। फिर यहाँ पर ये ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन है, इतना सा सॉल्व किया मैंने, तो आप भी सॉल्व करोगे, थोड़ा सा प्रॉपरली कर देना। ये टारगेट कॉस्टिंग का क्वेश्चन आ गया है तो इसको कर लेंगे। फिर 7 नंबर जो था ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी रेलिवेंट कॉस्टिंग का क्वेश्चन आ गया, तो ये भी कर लेंगे। फिर ये JIT बैक फ्लश का क्वेश्चन है, ये आपके सब इंस्टीट्यूट मेट में दिया हुआ है, तो उसका क्वेश्चन यहाँ पे है। इसमें मेरे को डाउट है कंसेप्चुअली कि ये सही है कि नहीं। मुझे लगता है इसका आंसर 150 इंटू 10,000 होना चाहिए, 15,000 सिंस 15 लाख होना चाहिए, बट 15 लाख ऑप्शन में नहीं है, तो फिर ये ऑप्शन मेरे को चूज़ करना पड़ रहा है। ठीक है, फिर ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, तो कैलकुलेशन दिखाएंगे। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन में भी यहाँ पे एक अच्छा चीज़ है कि देखो नॉर्मली जो कॉस्ट वेरिएंस निकालते हैं उसमें आउटपुट का इस्तेमाल करता है, बट यहाँ पे आउटपुट इज नॉट गिवन, तो आउटपुट को आवर्स जैसा मान के सम सॉल्व किया जा रहा है। और ये टैबलो वाला ये क्वेश्चन तो ठीक है, चलो अपने पढ़ाई में आया है। सैस लैंग्वेज वाला क्वेश्चन जो है पढ़ाई में आया है, तो ये सब हैंडल हो जाएगा। लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन ये भी ठीक है, ऑब्जेक्ट ये था। अब इसका लॉजिक लिखना है तो क्या लिखोगे, तो फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग ऑलवेज सेटिस्फाई ऑल द कॉन्स्टेंट्स, बस इसी को घुमा के एक और लाइन में एक्सप्लेनेशन लिख देना है। ठीक है, अगर लॉजिक लिखना है तो, बट ऐसा मांगा नहीं है। मैं बोल रहा हूँ एक प्रिकॉशन के लिए लिख दो, तो क्या होगा, थोड़ा सा मुझे शांति रहेगा, क्योंकि ये टर्म का भी क्लैरिटी नहीं है। अगर सजेस्टेड आंसर आ जाएगा उसका तो क्लैरिटी आ जाएगा, बट जब तक क्लैरिटी नहीं आता तो आप थोड़ा सेफ गार्ड करिए।
एम आर इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टी आर, तो एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे, हाँ टी आर का आप जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं तो एम आर आता है, बस उसी को घुमा के लिख देना है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टू रिग्रेशन लाइन ये मैंने सॉल्व कर दिया, इसमें बच्चे फंसते हैं। इसका फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, एंड द साइन ऑफ आर शुड बी सेम एज द साइन ऑफ बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स। तो उसके हिसाब से ये जो इक्वेशंस है इसको ये एक्स ऑन वाई टाइप माना, इसको वाई ऑन एक्स टाइप माना। वैसे किसी को भी मान सकते हो, कुछ भी, आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इससे बी एक्स वाई निकाला, बी एक्स वाई मतलब होता है स्लोप, वाई का जो कोएफिशिएंट है, जैसे वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में एम जो होता है ना वो बी एक्स वाई का रोल प्ले करता है। यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है, तो माइनस साइन है तो माइनस माइनस ले लिया और दोनों को मल्टीप्लाई किया, रूट कर दिया, तो आंसर -3/4 ही माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली रूट के बाद आंसर +-3/4 होता है, बट अपने माइनस क्यों लेना है, क्योंकि सेम साइन होता है, इसका ये रूल है, साइन शुड बी सेम एज बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स, तो इसलिए आंसर -0.75 बन रहा है। फिर सेक्शन बी का देखो, और कुछ बताने का नहीं है मेरे को, सेक्शन बी अभी मैंने सॉल्व नहीं किया और मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस खोजे, तो ये सब मुझे सिमिलर क्वेश्चंस ही दिख रहे हैं, तो ये आपके पढ़ाई में ऑलरेडी कैप्चर हो चुका है, तो इसको लेकर अभी तो वरी करने का कुछ भी नहीं है। अगर आपने क्लासेस किए तो ये सब हो जाना चाहिए, एंड यू शुड पेशेंटली सिट एंड सॉल्व। ऑलराइट, तो सर जून पेपर को सॉल्व करें कि नहीं करें, बिल्कुल करेंगे, पैटर्न से मतलब नहीं है, उसके क्वेश्चन से जरूर हमें मतलब है, और उसका क्वेश्चन आपके पैटर्न में सेट होकर आ सकता है। तो जून टर्म का पेपर का सॉल्यूशन ऑलरेडी मैंने यूट्यूब में डाल दिया, तो आप उसको ज़रूर देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं एसएफएम पे। एसएफएम में भी आप देखिए सेम ही चीज़ है ना, बट फिर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपरेशन लगेगा। ऑब्जेक्टिव जैसे मैंने फर्स्ट वाला सॉल्व कर दिया, ये कैपिटल बजटिंग से आया, ये इसमें लाइफ डिस्पैरिटी का पूछ रहा है तो ईएसी अप्रोच से होता है। फिर ये वर्किंग है, पीआई इंडेक्स दिया हुआ है तो एनपीवी निकाल रहा है, तो एनपीवी इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट इंटू पीआई -1, ऐसा एक फार्मूला होता है, तो इससे एनपीवी हमने निकाल लिया। फिर एक्सपेक्टेड एनपीवी पूछ रहा है तो दैट इज एनपीवी इंटू प्रोबेबिलिटी करके समेशन लेते हैं। तो ये सब वर्किंग करके दिखाओगे तो अपने आप उसका मार्क्स मिलेगा। एडवांटेज ऑफ लीजिंग इज दैट ऑल ऑफ द अबव, तो इसका एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे, यही द मेजर एडवांटेज ऑफ लीजिंग इज, मतलब आंसर कैसे लिखोगे, आंसर लिखोगे पार्ट 4 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फिर इसका रीज़न लिख दोगे बस ऐसे। रीज़न क्या लिखो, द मेजर एडवांटेज ऑफ लीजिंग इज ऑल ऑफ द 3, उसी को घुमा के लिख दोगे। ठीक है, पैटर्न समझ में आ गया लिखने का। फिर इट वाज ऑब्जर्व्ड इन अ सर्टेन मंथ 6/10, ये एक हम लोग क्लास में मैं जब पढ़ाया था एसएफएम अभी, तो हो सकता है कुछ कुछ थ्योरी है ना हम लोग कई बार डीप में नहीं करते, बट उससे एमसीक्यू दिया हुआ है, तो अगर आप एमसीक्यू को ठीक से कवर करोगे एसएफएम का जो भी इंस्टीट्यूट मैट में दिया हुआ है, तो उसमें ये सब दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर 60% होगा। बॉन्ड वोलेटिलिटी इज इन दिस। फिर ये वाला एक क्वेश्चन मेरे को अच्छा लगा, मैंने ये सॉल्व करके दिया है, आप इसको देखना कि पहले ग्रोथ रेट निकाला और उस ग्रोथ रेट से फ्यूचर प्राइस मतलब P1 समझ के आपका सम सॉल्व किया गया। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन अजम्पशन बेस करके किया गया है, तो P1 समझ के इसको एक बार देखना जरूर, अपने से करना फिर देखना तो समझ में आएगा, ऐसे समझोगे तो उतना समझ नहीं आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा। बाकी ये जो है ये सब तो ठीक है, और ये सब इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जा रहा था। और ये वाला क्वेश्चन को लेकर इंस्टीट्यूट मैट में दिया हुआ है डेरिवेटिव्स का, पुट राइटर है। ठीक है, पुट राइटर, राइट सा पुट मतलब पुट को बेचा, पुट राइटर सेल्स पुट, तो पुट बेचा तो प्रीमियम मिल गया 34, और फिर पुट में क्या होता है कि वैल्यू जो है ना वो बढ़ गई है। ठीक है, वैल्यू यदि बढ़ गई है, वैल्यू यदि बढ़ गई है तो पुट वाला पुट एक्सरसाइज नहीं करेगा। ठीक है, पुट वाला पुट एक्सरसाइज नहीं करेगा, जो पुट बायर है वो एक्सरसाइज करता है। तो पुट बायर कब एक्सरसाइज करता है, जब वैल्यू नीचे जाती है, तो वैल्यू ऊपर चली गई तो पुट बायर एक्सरसाइज नहीं करेगा, तो 34 रुपीज़ प्रीमियम हम लोगों का रिसीव हो जाएगा। तो ये समझ के एक बार कर लेना, ये भी आपका इंस्टीट्यूट में दिया हुआ है। और इसको लेकर एक डाउट है कि ये वाला आंसर मैच नहीं हो रहा है, इंस्टीट्यूट का मैट में दिया हुआ है 3.08, बट मेरा आंसर इसमें आ रहा है 2.66, तो मैंने नन ऑफ द वो मार्क किया, बट इंस्टीट्यूट ने इसको 3.08 बताया, किस लिए मेरे को नहीं पता। ठीक है, फिर ये वाला मैंने सॉल्व कर दिया, आप इसको देख सकते हो, आराम से देखिएगा। मैं ये इसलिए अभी नहीं इंसिस्ट कर रहा हूँ कि आप इसको अभी देखो, बिकॉज मैं चाहता हूँ एक बार अपने से अटेम्प्ट करके फिर मिलाओ तो बेटर होगा, आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। फिर वापस से मुझे लगता है कि आप एक बार ये देख लो कि पैटर्न कैसा है। जैसे 2A इस बार 7 मार्क का ही है, फिर 2B 7 मार्क का है, तो कैपिटल बजटिंग और लीजिंग का क्वेश्चन है, तो हो सकता है ये पोजीशन फिक्स्ड हो कि फर्स्ट क्वेश्चन कैपिटल बजटिंग का होगा, सेकंड क्वेश्चन लीजिंग का होगा। 3A में रिस्क एनालिसिस एंड कैपिटल बजटिंग 7 मार्क का पूछ रहा है।
फिर 3B में इक्विटी एनालिसिस आ रहा है, 4A में फिर से इक्विटी एनालिसिस आ रहा है, 4B में म्यूचुअल फंड आ रहा है, 5A में 4B में पोर्टफोलियो आ रहा है, 6A और B में फ्यूचर ऑप्शन आ रहा है, 7A और B में फॉरेक्स आ रहा है, और 8 में जो थ्योरी के चैप्टर्स हैं, डिजिटल फाइनेंस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट और सिक्योरिटाइजेशन, उससे एक क्वेश्चन आ रहा है। अब नॉर्मली क्या होता है ना, बच्चे थ्योरी पढ़ते नहीं है, वो बोलते हैं थ्योरी तो ऑप्शन में निकल जाएगा, बट ऐसा नहीं होता कि थ्योरी ऑप्शन में ही आएगा। हो सकता है थ्योरी आपका पूरा मिक्स कर दे बीच बीच में, और कई बार होता है थ्योरी आपको बचा देता है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। तो मुझे क्या समझ में आया कि ऑब्जेक्टिव अगेन वापस जो 30 मार्क्स का है, उसके लिए आपको थोड़ा सा ना समय देना है, प्रिपरेशन रिक्वायर्ड, यू कांट जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड। और दूसरा चीज़ क्या है, जो बाकी आपके 7 क्वेश्चंस हैं उसमें जो मुझे समझ में आया है कि एक क्वेश्चन मुझे दिखा कैपिटल बजटिंग और लीजिंग का, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन मुझे दिखा आपका जिसमें रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग करके दिया हुआ है, रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, जो अपना 3A में था। 3B क्या था? 3B इक्विटी एनालिसिस था। 3B इक्विटी एनालिसिस था, यस, इक्विटी एनालिसिस था। 4A इक्विटी एनालिसिस, 4B म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो इक्विटी एनालिसिस देखो, मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ लग रहा है ना, उससे आता है तो अच्छे से उसको प्रैक्टिस करना है। वन क्वेश्चन फिर इक्विटी एनालिसिस है और म्यूचुअल फंड है, तो म्यूचुअल फंड से आधा क्वेश्चन उम्मीद है। फिर वन क्वेश्चन आपका पूरा पोर्टफोलियो से है ना। फिर वन क्वेश्चन आपका फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से है, तो फ्यूचर ऑप्शन का आधा आधा क्वेश्चन उम्मीद है। और फिर वन क्वेश्चन दिख रहा है पूरा फॉरेक्स से, वन क्वेश्चन पूरा फॉरेक्स का दिख रहा है। तो पोर्टफोलियो अच्छे से करो, फॉरेक्स अच्छे से करो, क्योंकि एक एक क्वेश्चन पूरा मिलेगा, ठीक है। कैपिटल बजटिंग और लीजिंग अच्छे से करो, क्योंकि इससे 1.5 क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। इक्विटी एनालिसिस पूरा करो, उससे भी एक क्वेश्चन मिलेगा। समझ में आ रहा है? बट ये मिक्स मैच होके भी आ सकता है कि इक्विटी एनालिसिस मिक्स मैच होके भी आ सकता है। आपको ना थोड़ा सा गेम प्लान सजाना चाहिए कि मैं कैसे तैयार होके आया हूँ। और फिर 1 2 3 4 5 6 हो गया, और एक क्वेश्चन आपका थ्योरी है, वन क्वेश्चन पूरा थ्योरी से है। तो थ्योरी का भी प्रिपरेशन करना चाहिए, ठीक है। इस थ्योरी का वीडियोस मैं पूरा यूट्यूब में डालने वाला हूँ, ये पूरा अच्छे से सुन लेना, समझा दूंगा ऐसा कि आप ज़िंदगी भर नहीं भूल पाओगे, और फिर उसको 2 बार पढ़ोगे तो आपको थ्योरी भी याद हो जाएगा, ठीक है। समरी नोट्स वगैरह सब बनवा दूंगा उस थ्योरी के वीडियो में। जो भी पूरा एसएफएम का थ्योरी है न्यू सिलेबस का, वो डालूंगा अभी यूट्यूब में, आप उसको फॉलो करिएगा, ठीक है। तो दिस इज़, मुझे लगता है कि पेपर अभी मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस है वो सारा सारा इंस्टीट्यूट मैट से है, बट ऐसा मतलब ज़रूरी नहीं है कि सारा इंस्टीट्यूट मैट का कॉपी पेस्ट होगा। इस चीज़ को दिमाग में बैठा लो, नया चीज़ आ सकता है, उसको एडवेंचरसली पहले ही ऑप्ट करना, ऐसा नहीं है। बीच में पहले देखो जाके, जो जो आता है पहले अच्छे से करो, फिर एडवेंचरस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप कामली पेशेंटली करते जाना है। स्टेप मार्किंग भर भर के मिलेगा। ऑब्जेक्टिव को ग्रिप में ले लो कि उसी से ही 30 में 25 26 नंबर उड़ जाए, बाकी सब में जितना नंबर मिलना है वो मिल जाए। कितना भी हार्ड पेपर आ जाए, 50 मार्क मेरा कहीं नहीं गया हुआ, ये मन में बैठा लेना और फिर अपनी पढ़ाई को प्रोसीड करना। आई होप दिस insight helps you a little, but if you again have some more questions, please do not hesitate to ask. And if you are able to answer some of your friends, please do answer some of the comments if you want to answer. That's it in this. Please download this from our Telegram channel to refer for future. ठीक है, चलो अब बैठ के MCQ का प्रिपरेशन चालू करो। मतलब पढ़ाई जो कर रहे थे वो ठीक है, उसके बाद MCQ को अपना शेड्यूल में घुसाओ और उसका भी पढ़ाई ज़रूर करना। That's it. I will see you soon. Bye bye. Take care.